नमस्कार और स्वागत है एपिसोड 18 में, जिसमें हम बात करेंगे यूरेनस की राशि चिन्हों में स्थिति के बारे में। आज इस एपिसोड में हम आपके यूरेनस राशि चिन्ह के बारे में बात करेंगे। यह क्या मायने रखता है, आपके जन्म कुंडली में यूरेनस का क्या अर्थ है, वह आपके जन्म के समय कहाँ स्थित था और आप अपनी कुंडली में उसे कैसे ढूंढ सकते हैं। यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो की तरह आधुनिक ग्रहों में गिना जाता है, क्योंकि प्राचीन ज्योतिष में ये तीनों ग्रह अभी तक ज्ञात नहीं थे। यूरेनस की खोज 1781 में हुई थी और नेपच्यून तथा प्लूटो की खोज तो उससे भी बाद में क्रमशः 1846 और 1930 में हुई थी। यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो को अक्सर ट्रांसपर्सनल या ट्रांसेंडेंटल ग्रह भी कहा जाता है, क्योंकि ये सामान्य, अनुभवजन्य और भौतिक सीमाओं से परे जाते हैं। हाँ, लेकिन इसका असल में मतलब क्या है, इसके लिए हम एक बार जल्दी से एक आकाशीय चित्र देखते हैं, और ऐसा ही कुछ जैसा कि मेरे पीछे भी रखा है, बस डिजिटल संस्करण में। इसे मैं अब थोड़ी देर के लिए दिखा देता हूँ। इसके लिए हम सबसे पहले 7 प्राचीन मुख्य आकाशीय पिंडों को देखते हैं। वे 7 प्राचीन ग्रह जिन्हें हमने अब तक के इतिहास में भी देखा है, सभी को पिछले एपिसोड्स में। और ये हैं सूर्य, जो यहाँ इस चित्र के बीच में स्थित है। यहाँ इस मामले में बुध है, जो अगला ग्रह है, और वैसे इसे सूर्य का एक पूरा चक्कर लगाने में केवल लगभग 3 महीने लगते हैं। इसके बाद शुक्र आता है। यहां हमारे पास अब पृथ्वी है, लेकिन ज्योतिष में हम चंद्रमा और मंगल का उपयोग करते हैं। ये 5 मुख्य खगोलीय पिंड, जिन्हें हम 5 ग्रह भी कहते हैं। भले ही यह बात स्पष्ट रूप से है कि सूर्य और चंद्रमा वास्तव में ग्रह नहीं हैं, फिर भी इन्हें प्राचीन काल से ही आंतरिक ग्रह कहा जाता रहा है। इन ग्रहों, इन खगोलीय पिंडों के बारे में बात करें तो ये तेज गति वाले हैं, क्योंकि सूर्य तो स्पष्ट है, वह तो बीच में ही है, लेकिन बाकी सभी को अधिकतम 2 साल तक का समय लगता है। तो मंगल को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगभग 2 साल लगते हैं, और बुध को, जैसा कि कहा गया, लगभग 3 महीने लगते हैं। और इन आंतरिक ग्रहों को व्यक्तिगत ग्रह भी कहा जाता है। ये प्रभावित करते हैं कि हम कैसे सोचते हैं, कैसे महसूस करते हैं, कैसे कार्य करते हैं, कैसे प्रेम करते हैं और कैसे खुद को अभिव्यक्त करते हैं। ये वे प्रभाव हैं जिन्हें अपेक्षाकृत आसानी से देखा जा सकता है, और ये ही वे पहली 5 अवस्थाएं भी शामिल करते हैं, जिन्हें हम जल्द ही शुरू करेंगे। तो चरण 1 से 5 में ठीक इन्हीं आंतरिक ग्रहों, इन व्यक्तिगत ग्रहों को शामिल किया गया है, जिन्हें हम हर दिन ट्रैक करते हैं कि वे हम पर कैसे प्रभाव डालते हैं। हाँ, और यह हमारी व्यक्तित्व, हमारे रोजमर्रा के जीवन, हमारे चेतना को प्रभावित करता है, और सामान्य रूप से हमारे सांसारिक अनुभवों को भी। और अब हम बाहरी ग्रहों को देखेंगे, जिन्हें उस समय भी बाहरी ग्रहों के रूप में जाना जाता था। और ये हैं, एक तो बृहस्पति, या फिर इन्हें धीमे ग्रह भी कहा जाता है, क्योंकि बृहस्पति को एक चक्कर लगाने में 12 साल लगते हैं। सूर्य के चारों ओर एक पूरा चक्कर लगाने में शनि को लगभग 29 साल का लंबा समय लग जाता है। इसी वजह से इन्हें धीमे ग्रह या बाहरी ग्रह या फिर अप्राकृतिक, अव्यक्तिगत ग्रह भी कहा जाता है। शनि की गति अन्य ग्रहों की तुलना में काफी धीमी मानी जाती है। सामान्यतः इनका प्रभाव गहरा और दीर्घकालिक होता है। ये जीवन चक्रों, भाग्य, साथ ही सामाजिक विषयों या आध्यात्मिक विकास पर अधिक असर डालते हैं। ये हमें अन्य बातों के साथ साथ परिपक्वता, विकास और अनुभव से सीखना सिखाते हैं। हाँ, और अब हमारे पास ट्रांसपर्सनल ग्रह भी हैं, आधुनिक ग्रह, जिन्हें बहुत बाद में खोजा गया और जिन्हें आप यहाँ इस डिजिटल आकाशीय चित्र में नहीं देख सकते, क्योंकि प्राचीन ज्योतिष में ये अभी तक ज्ञात नहीं थे, और इन्हें प्राचीन प्रणाली में सही ढंग से शामिल भी नहीं किया गया है। लेकिन मैंने इसे पहले भी एक अन्य वीडियो में, और वह भी एक एपिसोड में बताया है। एपिसोड 7 ज्योतिष का उद्गम में इसे विस्तार से समझाया गया है। ये वीडियो नीचे भी दिया गया है, विवरण में लिंक किया गया है उन सभी के लिए जो इसमें रुचि रखते हैं कि आज यह सही तरीके से क्यों शामिल नहीं किया गया है। और ठीक इसी कारण से ये ग्रह अब इस रंग प्रणाली, इस पूरक प्रणाली में शामिल नहीं है।
लेकिन हम इन्हें फिर भी ध्यान में रखते हैं क्योंकि ये हमें निश्चित रूप से प्रभावित करते हैं। इसका मतलब है कि अब यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो जैसे ग्रहों को कोई रंग नहीं सौंपा गया है। अब तक हमने 7 प्राचीन मुख्य ग्रहों को विभिन्न रंग सौंपे हैं, यानी इंद्रधनुष के 7 रंग। यहाँ इन्हें अब तक इसी तरह से दर्शाया गया है। ये हैं हमारे 7 प्राचीन, प्रसिद्ध और प्रमुख मुख्य ग्रहों के नाम, 7 अलग अलग रंगों के साथ। और जो 3 नए ग्रह हैं जिन्हें बहुत बाद में खोजा गया, उन्हें अब इस तरह दर्शाया जाता है, यानी P प्लूटो के लिए, N नेपच्यून के लिए और U यूरेनस के लिए है। क्योंकि अगली 3 कड़ियाँ अब ठीक इन्हीं के बारे में होंगी। ये तीनों ट्रांसपर्सनल ग्रहों से संबंधित हैं। और आज बात होगी यूरेनस की, अगली कड़ी में नेपच्यून की बात होगी और उसके बाद वाली कड़ी में प्लूटो की। और ठीक इसी वजह से हम अब इन सफेद ग्रहों का उपयोग करते हैं जिन पर संबंधित ग्रह के लिए अक्षर लिखे होते हैं। और ठीक इसी तरह हम इनका उपयोग करते हैं और देख सकते हैं कि ये हमें कैसे प्रभावित करते हैं बिना इस पुराने, प्राचीन, सुंदर ज्यामितीय गणितीय प्रणाली को किसी भी तरह से अस्त व्यस्त किए। और वैसे अभी अभी जो आकाश का चित्र दिखाया था, यानी यह वाला, यह भी उस किताब में है। 1001 माइल्स विल एंड बुद्धा वर्डन पहले खंड में शामिल है, जिसमें कई अन्य रंगीन चित्र भी हैं। बिल्कुल, और इसमें मुख्य रूप से पहली 2 अवस्थाओं, चंद्रमा और शुक्र के बारे में बताया गया है। और जो भी इसे खरीदना चाहता है उसे किताब का लिंक नीचे विवरण में मिल जाएगा। हाँ, लेकिन अब हम वापस आते हैं अपने सवाल पर कि आखिर ट्रांसपर्सनल या ट्रांसेंडेंटल वास्तव में क्या होता है। क्या यह कोई ग्रह है? इससे वास्तव में क्या मतलब है? ट्रांसेंडेंटल शब्द लैटिन भाषा के ट्रांसेंडरे शब्द से आया है, जिसका अर्थ है पार करना, आगे बढ़ना या प्रगति करना। यह उस चीज का वर्णन करता है जो सोचने की सामान्य सीमा या रोजमर्रा के जीवन के सामान्य, जागरूक, लेकिन सबसे बढ़कर नियंत्रित अनुभव से भी आगे जाती है। यह शब्द अक्सर दार्शनिक चर्चाओं में उपयोग किया जाता है। हाँ, लेकिन बिल्कुल स्पष्ट रूप से इसका वास्तव में ठोस अर्थ क्या है? यूरेनस, नेपच्यून या प्लूटो की शक्तियों का पूरी तरह से नियंत्रित और जागरूक होकर उपयोग करने के लिए व्यक्ति को अपनी ऊर्जा की आवृत्ति, यानी अपनी ऊर्जात्मक संरचना को पहले ही रूपांतरित कर लेना चाहिए। यानी किसी को एक तरह से बुद्ध का स्तर पहले ही प्राप्त कर लेना चाहिए, या कुछ लोग इसे प्रबुद्ध होना या निर्वाण प्राप्त कर लेना कहते हैं, यानी एक प्रबुद्ध व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करना जो वास्तव में वही है जिसने अंततः खुद पर काम किया है और अपनी ऊर्जा की आवृत्ति, अपने स्तर को बढ़ा लिया है एक नई अवस्था पर। हाँ, और इस तरह से खुद को शुद्ध किया है, अपनी सभी छाया पक्षों को रूपांतरित किया है, और तब जाकर ये शक्तियां, ये अलौकिक शक्तियां उपयोग करना शुरू की जा सकती हैं। ये भी वही चरण है जो शायद कभी आगे आ सकते हैं, जो अभी वास्तव में जरूरी नहीं है, क्योंकि हम इन शक्तियों का अभी सचेत रूप से वास्तव में उपयोग कर ही नहीं सकते। इसका मतलब है आप इन्हें तभी उपयोग कर सकते हैं जब आपने पहले ही अपना काम कर लिया हो, जब आपने अपने सभी छाया पक्षों को शुद्ध कर लिया हो। और हमारे मामले में यह अभी केवल शनि चरण के बाद ही संभव होगा, क्योंकि ठीक 7वें चरण के बाद अगर आप वहां से आगे बढ़ना चाहें तो आप 8वां, 9वां और 10वां चरण भी जोड़ सकते हैं, और इन अलौकिक क्षमताओं को और भी ठोस रूप से अपनाया जा सकता है, जो निश्चित रूप से अत्यंत रोचक है। और ये क्षमताएं निश्चित रूप से अभी भी, भले ही आप अभी तक प्रबुद्ध न हुए हों, धीरे धीरे प्रकट हो सकती हैं।
यही वह चीज है जो वास्तव में अनियंत्रित होती है और कुछ लोगों में तो यह काफी प्रबल रूप से भी प्रकट हो सकती है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि कुंडली में ये ग्रह किस स्थिति में है और आपस में इनका संबंध कैसा है, या फिर निश्चित रूप से अन्य ग्रहों के साथ भी। और यहाँ ऐसे लोग भी होते हैं जो इन अलौकिक क्षमताओं को अच्छी तरह से महसूस करते हैं। उदाहरण के लिए ये क्षमताएं यूरेनस ग्रह से जुड़ी होती हैं, जहां बात होती है बिजली की, मानसिक क्षमताओं की, अचानक आने वाले विचारों की, प्रतिभा की। हाँ, ये निश्चित रूप से प्रकट हो सकती है। यहाँ समस्या बस इतनी है कि आप इन्हें थाम नहीं सकते, आप इन्हें व्यावहारिक रूप से पूरा नहीं कर सकते। शायद आपको अचानक कोई विचार आए, आपको कोई प्रेरणा मिले, लेकिन आप वास्तव में उसे व्यक्त नहीं कर सकते क्योंकि अभी भी कुछ कमी रह जाती है। आवश्यक चेतना की कमी है, आवश्यक ऊर्जात्मक सामंजस्य की कमी है। और नेपच्यून के मामले में यह स्वाभाविक रूप से दिव्य दृष्टि की क्षमताएं हो सकती है, स्वप्नों की व्याख्या और भी प्रेरणाएं, लेकिन ये अधिकतर भावनात्मक आधार पर होती है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि नेपच्यून उच्चतर अनुभूति है, उच्चतर देखना है, या फिर देखना, दूरदर्शिता। इंसान पहले से ही देख सकता है कि क्या होने वाला है, जबकि यूरेनस को उच्चतर बुद्धि के रूप में जाना जा सकता है। और ठीक ऐसी अलौकिक क्षमताएं मुश्किल से या बिल्कुल भी स्थिर नहीं रह सकती यदि आपने अपने छाया पक्षों को पहले शुद्ध नहीं किया है। यह भी आसानी से देखा जा सकता है। उदाहरण के लिए स्वप्न अभ्यासों में, जब वहां स्वाभाविक रूप से एक प्रहरी होता है, जहां डर आता है, घबराहट की स्थिति आती है। कुछ लोग कोशिश करते हैं, जैसे कि एस्ट्रल यात्रा करना या स्वप्न अभ्यास करना, खुद को उसमें प्रशिक्षित करना। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब महसूस होता है कि आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। वहां डर है, वहां घबराहट है। हाँ, ये ही वे स्वाभाविक प्रहरी हैं जिनसे आगे बढ़ना संभव नहीं होता। आगे नहीं बढ़ पाते क्योंकि पहले यहां अपनी चीजें निपटानी होती हैं। वास्तव में इससे पहले कि आप इन अलौकिक, जादुई और रहस्यमयी क्षमताओं में दीक्षित हों या उन पर पूरी तरह से अधिकार प्राप्त करें, क्योंकि स्वाभाविक रूप से वे अंदर रिश्ते हैं, लेकिन तब वह सब अस्त व्यस्त, अस्थिर और अनियंत्रित होता है। हाँ, और प्लूटो को उच्चतर प्रवृत्ति, उच्चतर शारीरिक अनुभूति के रूप में वर्णित किया जा सकता है, क्योंकि प्लूटो को अक्सर ऊर्जा से जोड़ा जाता है। इसका मतलब है प्लूटो प्रधान लोग, अगर उनका चैनल सचमुच पूरी तरह से खुला हो तो वे ऊर्जा कार्यों, उपचारों, ऊर्जा के स्थानांतरण में अविश्वसनीय और असाधारण परिणाम प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि यही असली प्लूटो की ताकत है। ये यहां गहराई में जाता है। ये भी कहा जा सकता है कि यूरेनस ऊंचाई में जाता है, नेपच्यून विस्तार में जाता है और प्लूटो गहराई में जाता है। और ठीक यही ग्रह हैं जो हमारे रोजमर्रा के जीवन में हमें सबसे जटिल या पेचीदा लग सकते हैं। ये तब भी होता है जब हम इन्हें सचेत रूप से नियंत्रित करना चाहते हैं। वास्तव में ये लंबी अवधि में होता है। ये सबसे कठिन चुनौतियां बन जाती हैं क्योंकि इन्हें समझना सबसे मुश्किल होता है। ये सबसे दूर के ग्रह भी हैं क्योंकि इससे पहले हमारे पास शनि था, जो बृहस्पति के बाद आता है, यानी बाहरी ग्रह। और फिर यूरेनस है जो और भी शनि के बाद और भी दूर है और वह सूर्य के चारों ओर और भी धीमे घूमता है। उसके बाद नेपच्यून आता है जो और भी दूर है और सूर्य के चारों ओर और भी धीमे घूमता है। और उसके बाद प्लूटो आता है जो सबसे बाहरी है, यानी बेहद दूर स्थित है, और उसे सूर्य की एक परिक्रमा करने में पूरे 248 साल लगते हैं। हालांकि अपनी प्रक्रियाओं में हम इन 3 ग्रहों को भी शामिल करते हैं, यानी हम इनका भी अवलोकन करते हैं। इसका मतलब है कि हम इनके साथ परिचित हो जाएंगे। हम जानेंगे कि ये हमें कैसे प्रभावित करते हैं। हम निश्चित रूप से इसमें महसूस करेंगे और देखेंगे ठीक ठीक कब और कैसे ये अन्य ग्रहों के साथ संबंध में होते हैं, ताकि हम इन प्रभावों को अपने ऊपर यथासंभव अच्छे से देख सकें। हाँ, और अब बात यूरेनस की होने वाली है। यह कि वह तुम्हारे कुंडली में कहाँ स्थित है और वहां उसका क्या अर्थ हो सकता है। और नेपच्यून और प्लूटो,
इन दोनों को हम अगली 2 कड़ियों में और विस्तार से देखेंगे। यहाँ ये नई यूरेनस सूची है, और अगर तुम्हें यह पहले से ईमेल द्वारा नहीं मिली है तो नीचे विवरण में लिंक मिलेगा। हाँ, वहां तुम क्लिक कर सकते हो और फिर तुम्हें वहां भेज दिया जाएगा जहां तुम इसे पा सकते हो। तुम इसे डाउनलोड कर सकते हो, साथ ही अब तक आई हुई सभी अन्य ग्रहों की सूचियां भी डाउनलोड कर सकते हो। और इसके अलावा नीचे विवरण में तुम्हें अतिरिक्त अर्थों का पता भी मिलेगा। मैंने अपनी वेबसाइट पर एक पेज बनाया है जहां यूरेनस के बारे में और भी बहुत सारी अतिरिक्त अर्थ दिए गए हैं, लेकिन अब तक आए हुए सभी अन्य ग्रहों के लिए भी वहां अर्थ दिए गए हैं। हाँ, मैंने उन्हें वहां जोड़ा है ताकि चयन और भी बड़ा हो जाए, और सबसे अच्छा होगा कि तुम्हें अभी वह मिल जाए जो तुम्हारे लिए उपयुक्त है। बिल्कुल, जहां तुम कहो ठीक है, यह मेरे लिए उपयुक्त है। हाँ, तुम्हें इसे नोट कर लेना चाहिए, घेर लेना चाहिए, याद रखो, क्योंकि हमें इसकी आगे जरूरत पड़ेगी। चरण 1, क्योंकि तैयारी चरण के अंत में यानी चरण 1 से पहले फिर से खाली सूचियां मिलेंगी। मैं उन्हें फिर से उपलब्ध कराऊंगा, ईमेल के जरिए भेजूंगा, अगर तुम पहले ही न्यूज़लेटर के लिए रजिस्टर कर चुके हो या फिर मेरी वेबसाइट पर भी, ताकि लोग उन्हें डाउनलोड कर सकें। बिल्कुल, ताकि अब तक जो भी आपने देखा है उसे एक नई साफ सुथरी सफेद सूची में फिर से दर्ज किया जा सके। बिल्कुल, ताकि आपके पास चरण 1 के लिए सब कुछ व्यवस्थित और आसान हो। लेकिन मैं यह सब अंत में फिर से समझाऊंगा जब हम सभी 10 ग्रहों को पूरा कर लेंगे। बिल्कुल, तो अब यह यूरेनस की सूची है। यह ऊपर वाला चिन्ह यह यूरेनस का चिन्ह है, और यूरेनस मुख्य रूप से बिजली, मानसिक चमक, अचानक होने वाली घटनाएं, अचानक ज्ञान, प्रतिभा, लेकिन साथ ही प्रेरणा या सामान्य रूप से किसी भी तरह की प्रगति के लिए जाना जाता है। अब हम कुंडली पर नजर डालते हैं, जहां हमें यहाँ यूरेनस मिलेगा। अगर तुम्हारे पास अभी तक अपनी कुंडली नहीं है तो नीचे वीडियो के विवरण में भी लिंक मिल जाएगा। वीडियो कुंडली कैसे बनाएं के लिए वहां मैं इसे समझाता हूं, वहां मैं तुम्हारे साथ यह करता हूं। कुछ ही मिनटों में दिखाया जाता है कि कैसे तुम अपनी खुद की व्यक्तिगत अनूठी जन्म कुंडली बनवा सकते हो। कृपया ये कर लो और फिर यहाँ वापस आओ, क्योंकि अब तुम्हें इसकी जरूरत होगी ताकि तुम जान सको कि उसमें यूरेनस कहाँ है। ठीक है, अब हम यहाँ मेरे उदाहरण की कुंडली में देखते हैं कि यूरेनस कहाँ है, और वह यहाँ तुला राशि में है। मैं अभी माउस से उसके चारों ओर घुमा रहा हूं। लेकिन अब हम मेष राशि से शुरू करते हैं, क्योंकि हम हमेशा मेष से ही शुरू करते हैं। इसका मतलब है अगर यह चिन्ह यानी यूरेनस का चिन्ह मेष राशि में है, ये वही चिन्ह है जिसे मैं अभी माउस से घेर रहा हूं, तो तुम्हारा यूरेनस राशि चिन्ह मेष है, और इसका अर्थ है कि तुम्हारे जन्म के समय यूरेनस मेष की लाल दिशा में स्थित था। और इसका उज्जवल पक्ष यह हो सकता है कट्टर बदलावों के लिए साहस, अचानक दिमागी चमक, अधिकतम सफलता की शक्ति, मुक्ति। हाँ, ये वे क्लासिक उदाहरण हैं जो सचमुच पलक झपकते ही जैसे कि अपना पूरा जीवन बदल सकते हैं। जब उन्हें एहसास होता है अब यहाँ कुछ काम नहीं कर रहा है, हाँ, उन्हें वहां कुछ भी चाहिए नहीं होता, वे ये आज से कल तक कर सकते हैं, खासकर मेष राशि के मापदंड के साथ। हाँ, यहाँ पर चरम बदलाव पलक झपकते ही संभव है, जहां दूसरों को शायद पूरी जिंदगी लग जाती है, क्योंकि वे सोचते रहते हैं, तौलते रहते हैं और नहीं जानते और निश्चित नहीं होते। और इसके छाया पक्ष में अत्यधिक अचानक गुस्से के विस्फोट, बहुत अधिक क्रोध, अप्रत्याशित आक्रामकता। हाँ, यह वाकई में एक बहुत बुरी स्थिति होती है। मैं यह अनुभव से कह सकता हूं, क्योंकि मेरे पास खुद यूरेनस एक वर्ग में है, यानी एक उच्च तनाव में। अब वह मेष में नहीं है, लेकिन मेरे जीवन में एक समय था जब मेरे पास मंगल वर्ग में था, वही मेष मंगल। मंगल तो मेष से प्रभावित होता है, मेष की दिशा से रंगा होता है। और हाँ, मेरे शहर में किसी ने मेरी कार का साइड मिरर तोड़ दिया था। हाँ, और फिर मैं उसके पीछे दौड़ पड़ी, क्योंकि वह रुका ही नहीं, वो बस आगे बढ़ गया।
और मैं उसके पीछे अचानक ही गाड़ी लेकर बहुत तेजी से भागी, पागलों की तरह जोर से चिल्लाई, पागलों की तरह लगातार हॉर्न बजाया। और क्योंकि वह रुका नहीं, उसने मुझे पूरी तरह से गुस्से से भर दिया। मैं उसके पीछे पूरे शहर में चलती रही, चिल्लाते हुए, जोर जोर से चिल्लाते और हॉर्न बजाते हुए, जब तक कि हम उसकी घर के दरवाजे पर नहीं पहुंच गए। हाँ, फिर वह बस मेरे पास आया और बोला, वैसे मुझे बताना चाहिए कि मैं सिसिली, दक्षिणी इटली में रहती हूँ। वह मेरे पास आया और बोला, युवती, जानती हैं, आपको किस्मत है कि आपने यहाँ गलत व्यक्ति को नहीं पकड़ लिया, क्योंकि वरना। मैंने कहा, हाँ ठीक है, लेकिन आपने मेरा साइड मिरर तोड़ दिया है। ठीक है, वह अपने तरीके से सही था। यह यूरेनस जैसा है, जैसा वह है और रहता है। वह है, मतलब वह आता है जैसे बिजली। वह अचानक गिरती है, और अगर आपको यह नहीं पता हो तो आपके पास यहाँ लगभग कोई मौका नहीं होता। ये भी क्लासिक उदाहरण है। बहुत ही आक्रामक लोग जो इसे नियंत्रित नहीं कर पाते और फिर अपने परिवारों को भी आतंकित करते हैं, या दूसरों के साथ अत्याचार करते हैं, या काम पर, या जो भी ऐसे लोगों के संपर्क में आता है उसके लिए यह एक आपदा है। हाँ, अगर किसी को ऐसी बातों का पता ना हो और उसे बस यूं ही खुला छोड़ दे। हाँ, क्योंकि वह बस अचानक गिरती है और सच में उसे समझना बेहद मुश्किल होता है। लेकिन अगर आपको पता हो तो आप उसे देखना शुरू कर सकते हैं। और यही मैंने भी करना शुरू किया, क्योंकि मुझे फिर एक समय के बाद समझ आ गया था कि वहाँ क्या हो रहा है। और मैंने ये भी देखा कि हर बार जब ऐसी कोई कनेक्शन होती है, या जब चांद वहाँ होता है, जब वह वर्ग में होता है, तो ये ट्रिगर और भी मजबूत हो जाता है कि यहाँ कुछ मुझे ट्रिगर कर रहा है। और फिर आप व्यवस्थित रूप से खुद की खोज में निकल सकते हैं, अपने आप को तलाश सकते हैं यूरेनस स्वयं की खोज में। ये कब होता है, ये कैसे होता है? और ये भी एक प्रक्रिया है, क्योंकि ऐसा ही है इसलिए इसे ट्रांसपर्सनल भी कहा जाता है। ये प्रक्रिया इतनी जटिल और अचानक होती है, हाँ, कि इसे सच में पूरी तरह से समझने में आपको कुछ समय लग जाता है। क्योंकि भले ही आप इसे जान लें, ये बहुत जल्दी असर करता है, और कभी कभी आप सोच भी नहीं पाते कि यह कब और कैसे हुआ। ये इतनी जल्दी ट्रिगर हो जाता है, और ये स्वाभाविक रूप से अगले दिन नहीं होता, बल्कि हाँ, आपको हमेशा देखना और तैयार रहना होता है। फिर जब यह आता है, इसमें थोड़ा ज्यादा समय लगता है। ये चरण या समय धीरे धीरे कम होता है। एक समय आता है जब आप इसे 10 सेकंड में समझ लेते हैं। ओह रुको, ठीक है, मैं अभी गुस्से में आ रहा हूँ या आने वाला हूँ। और इस तरह समय और भी कम होता जाता है, जब तक कि आप एक दिन उस बिंदु पर नहीं पहुंच जाते कि आप इसे तुरंत पहचान लेते हैं। जब आप इस यूरेनस ऊर्जा को पहचान लेते हैं, सब कुछ बदल जाता है। तब आप इस अत्यधिक शक्तिशाली ऊर्जा का उसी चीज के लिए उपयोग कर सकते हैं जिसके लिए आप इसे प्रभावी और रचनात्मक रूप से इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आप इसके साथ जो चाहें कर सकते हैं। यह तो बेहद शक्तिशाली और अत्यधिक ऊर्जावान है, और फिर यह यूं ही बेकार नहीं जाती। किसी भी तरह की किसी बेतुकी हरकत में बर्बाद नहीं होती। अच्छा, तो अब हम वृषभ, टॉरस के साथ आगे बढ़ते हैं। यह वही प्रतीक है जिसे मैं अभी माउस से घेर रहा हूं। और अगर तुम्हारा यूरेनस का प्रतीक यहाँ इस क्षेत्र में, इस 30 डिग्री के हिस्से में है, तो तुम्हारा यूरेनस चिन्ह वृषभ है। और इसका मतलब है कि तुम्हारे जन्म के समय यूरेनस हरे वृषभ के हिस्से में था, जो कि एक खास दिशा मानी जाती है, हरे वृषभ की दिशा में। और इसका अर्थ है कभी कभी उज्ज्वल पक्ष में, भौतिक प्रेरणाएं, शांत और स्थिर परिवर्तन। हाँ, तो यह यहाँ बहुत सकारात्मक है। अगर यह यहाँ अच्छी स्थिति में है तो वृषभ, शांत वृषभ, यहाँ पर आवेगी यूरेनस को भी एक शांत स्वरूप देता है। हाँ, ये बहुत शांतिदायक प्रभाव डाल सकता है और यहाँ बहुत सकारात्मक असर दिखा सकता है। वहीं छाया पक्ष में अत्यधिक गतिशीलता के प्रति विरोध। हाँ, ये ठीक वैसा ही होगा, क्योंकि वृषभ वैसे भी स्वभाव से शांत होता है। और अगर यहाँ यूरेनस भी किसी तरह से अवरुद्ध हो जाए तो यह और भी शांत प्रभाव डाल सकता है, और भी अधिक सुस्त, क्योंकि यह फिर विपरीत दिशा में चला जाता है। हाँ, और फिर हमारे पास यहाँ शायद एक अत्यधिक मोटा, बिल्कुल भी खेलकूद न करने वाला, बहुत ही सुस्त व्यक्ति हो सकता है। हाँ, यह इस तरह प्रकट हो सकता है।
बिल्कुल, और अस्थिर वित्तीय स्थिति, क्योंकि वृषभ भी मूल्यों और वित्त के लिए जाना जाता है। बिल्कुल, और यहाँ यूरेनस अगर उसकी स्थिति अच्छी हो, अगर यह अनुकूल हो, तो यहाँ फिर से सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। लेकिन अगर स्थिति खराब हो तो यहाँ वृषभ ने जो भी मेहनत से जमा किया है वह सब बहुत जल्दी खत्म भी हो सकता है। फिर हम जुड़वा राशि मिथुन के साथ आगे बढ़ते हैं, और यह वही चिन्ह है जिसे मैं अभी माउस से घेर रहा हूं। और अगर तुम्हारा यूरेनस चिन्ह यहाँ इस हिस्से में भी है तो तुम्हारी यूरेनस राशि मिथुन है, और इसका मतलब है कि तुम्हारे जन्म के समय यूरेनस मिथुन के नारंगी हिस्से में था। और यह इस तरह से प्रकट हो सकता है: सोच में प्रतिभा, बिजली जैसी तेज समझ, अचानक आने वाले विचार। हाँ, यहां तो वैसे भी मिथुन पहले से ही बौद्धिक है, फिर जब यूरेनस से भी जुड़ जाए जो उच्च बुद्धि का प्रतीक माना जाता है, और अगर यह यहां अच्छी स्थिति में है तो ये एक छोटा सा जीनियस है, इसमें कोई शक नहीं। वहीं दूसरी ओर इसकी छाया पक्ष में भावना और बुद्धि के बीच अलगाव होता है, क्योंकि यहाँ बहुत कम भावना होती है या बिल्कुल भी नहीं होती। क्योंकि अगर वहाँ उदाहरण के लिए कोई अन्य संबंध या ग्रह नहीं है जो यहाँ किसी तरह से भावना लाते हों, जैसे चंद्रमा या शुक्र, अगर वहाँ मान लीजिए बहुत कम या बिल्कुल भी कुछ नहीं है, कोई महत्वपूर्ण संबंध नहीं है, कोई महत्वपूर्ण स्थितियां नहीं है, या शायद वहां और भी तनाव या विरोध हो, तो यहाँ वास्तव में एक बहुत ही भावनाहीन, या कहें तो भावनाओं से पूरी तरह अलग थलग व्यक्ति हो सकता है। यानी भावनाएं पूरी तरह से अलग होकर जी जाती हैं। कह सकते हैं कि उनका कोई संबंध ही नहीं है। हाँ, यह इस तरह प्रकट हो सकता है। या फिर बहुत सारे विचारों, बहुत सारी विद्युत तरंगों के कारण उत्तेजना की अधिकता हो सकती है। तंत्रिकाएं ओवरलोड हो जाती हैं, अत्यधिक उत्तेजित हो जाती हैं, क्योंकि वहां बहुत कुछ लगातार आ रहा है। फिर हम कर्क राशि के साथ आगे बढ़ते हैं। कर्क यहाँ वह प्रतीक है जिसे मैं माउस से घेर रहा हूं, और अगर यहाँ यूरेनस का प्रतीक मौजूद है तो तुम्हारी यूरेनस राशि कर्क है। और इसका मतलब यह है कि तुम्हारे जन्म के समय जब तुम इस दुनिया में आए थे, यूरेनस आकाश में कर्क दिशा में स्थित था, गहरे नीले कर्क दिशा में। और यह उज्जवल रूप में प्रकट हो सकता है, अचानक आने वाली सहज प्रेरणाओं के रूप में। बिल्कुल, क्योंकि कर्क स्वाभाविक रूप से भावनात्मक होता है और यह यहाँ अंतर्ज्ञान के साथ मिल सकता है। बिल्कुल, और इसका बहुत सकारात्मक प्रभाव हो सकता है यहाँ, क्योंकि तब भावना उच्चतर बुद्धि से जुड़ जाती है और निश्चित रूप से बहुत शानदार चीजें उत्पन्न कर सकती है। भावनाओं पर मानसिक स्पष्टता यह भी बहुत उपयोगी है। बिल्कुल, क्योंकि कर्क तो पूरी भावनाओं की श्रृंखला के साथ होता है, वह इसे बहुत अच्छी तरह से समझ सकता है। बहुत अच्छा, इस पर विचार करना यानी बौद्धिक रूप से, और इस तरह अपनी भावनात्मक दुनिया की कहीं अधिक गहरी समझ प्राप्त करना। विद्युत संवेदनशीलता, हाँ, यह भी यहाँ और जुड़ जाता है। बिल्कुल, क्योंकि यूरेनस से प्रभावित लोग वैसे भी बहुत विद्युतमय हो सकते हैं, लेकिन वे बिजली को भी बहुत आसानी से महसूस कर सकते हैं। और जब यह अब संवेदनशील कर्क के साथ जुड़ता है तो यह यहाँ अत्यंत संवेदनशीलता के रूप में प्रकट हो सकता है। वहीं दूसरी ओर छाया पक्ष में हाँ, बहुत ही तीव्र मूड स्विंग्स हो सकते हैं। हाँ, अगर ये छाया पक्ष में कर्क में पहले से ही मौजूद है और उसमें यूरेनस बिजली के साथ, तो बहुत मजा आएगा। ऐसे में सबसे बुरी स्थिति में हर 5 मिनट में आपके सामने एक बिल्कुल अलग भावनात्मक व्यक्ति हो सकता है। हाँ, ये फिर बहुत ही चरम हो सकता है। नजदीकी से भागना, बिल्कुल भावनाओं का विस्फोट। तो चलिए हम शेर सिंह राशि के साथ आगे बढ़ते हैं। शेर का प्रतीक यहां है जहां मैं अभी माउस से इशारा कर रहा हूं, और अगर यहां इस 30 डिग्री के हिस्से में यूरेनस का चिन्ह है तो आपकी यूरेनस राशि सिंह लियो है।
और इसका मतलब है कि आपके जन्म के समय यूरेनस आकाश में सिंह दिशा में था, क्योंकि 12 राशियां असल में कुछ और नहीं बल्कि हमारी 12 दिशाएं हैं, और सिंह लियो इन 12 दिशाओं में से एक है। और आपके जन्म के समय यूरेनस ठीक उसी दिशा में था, और इसका अर्थ यह हो सकता है कि उज्जवल रूप में यह अद्भुत रचनात्मक अभिव्यक्ति है, क्योंकि सिंह तो वैसे भी रचनात्मक होता है, और फिर उसमें यूरेनस भी जुड़ जाए, वह भी अद्भुत यूरेनस, तो वहां सच में कुछ बेहद अद्भुत रचनात्मकता का प्रकट होना, आत्मविश्वासी अलगपन, विद्युत सी जीवन की खुशी। हाँ, ये वही लोग हैं जो कमरे में आते ही सभी को तुरंत अपनी ऊर्जा से प्रभावित कर देते हैं। ऐसे में सबका ध्यान सीधा उस केंद्र में खड़े सिंह पर जाता है जो यूरेनस से जुड़ा हुआ है, एक्शन में है। हाँ बिल्कुल, हाँ, और वहीं छाया पक्ष में यह अत्यधिक ऊर्जा बन जाती है, जीनियस के साथ अत्यधिक पहचान। तो इंसान खुद को बहुत ज्यादा अद्भुत महसूस कर सकता है, और यही बात फिर ईगो की समस्याओं या खुद को बहुत खास समझने की ओर ले जा सकती है, और यही बात इस विकास में भी नुकसान पहुंचा सकती है, क्योंकि फिर इंसान खुद का वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन नहीं कर पाता, बल्कि खुद को बहुत ऊंचे मंच पर बैठा लेता है, या फिर अति उत्तेजित अहंकार। तो चलिए अब हम कन्या राशि के साथ आगे बढ़ते हैं। कन्या का प्रतीक ये है जिसे मैं अभी माउस से घेर रहा हूं, और अगर इस क्षेत्र में यूरेनस का प्रतीक यहां मौजूद है तो आपकी यूरेनस राशि कन्या है, और इसका मतलब ये है कि आपके जन्म के समय यूरेनस आकाश के उस हिस्से में था जो कन्या राशि का है। और इसका अर्थ अन्य बातों के अलावा उज्जवल रूप में यह भी है, शरीर एक एंटीना के रूप में। यहाँ यूरेनस कन्या राशि में संवेदी क्षमता को और अधिक मजबूत करता है, क्योंकि जब यूरेनस कन्या राशि में आता है और वहां अनुकूल स्थिति में होता है तो वह ठीक ठीक इसी को विद्युतीकृत करता है। यह शारीरिक और मानसिक संवेदनशीलता का केंद्र है। हाँ, और यह शरीर के बारे में अचानक ज्ञान, सहज उपचार की प्रेरणा, अंतर्ज्ञान से की गई डायग्नोसिस या ऊर्जा प्रवाह के लिए जैव विद्युत जैसी अनुभूति के रूप में प्रकट हो सकता है। हाँ, और ठीक यहीं यह एक उत्कृष्ट और कुशल डॉक्टर या डॉक्टरनी हो सकते हैं। अगर किसी के पास यह स्थिति है तो वह स्वाभाविक रूप से अपनी इस विशेष क्षमता के बारे में जानता होगा, और अगर कोई यहाँ और भी अधिक एकाग्रता और मेहनत लगाए तो वह सचमुच एक चमत्कारी उपचारक बन सकता है, क्योंकि यहाँ सच में चेतना के माध्यम से भी उपचार संभव है, क्योंकि कन्या राशि विश्लेषणात्मक भी होती है और उसमें तेज दिमाग होता है। हाँ, और जब इसमें यूरेनस भी शामिल हो जाता है तो यह वाकई में एक नवोन्मेषी और तेज सोच वाला दिमाग बन जाता है। यहाँ पर यह व्यक्ति शानदार चमत्कारी उपचारों के लिए या फिर सहज ज्ञान के आधार पर भी एक आदर्श डॉक्टर या डॉक्टरनी हो सकता है। फिर वहीं दूसरी ओर इसकी छाया पक्ष में आलोचनात्मक घबराहट, तंत्रिकाओं में तनाव और कोई सहजता नहीं होती, क्योंकि यूरेनस तो सहजता का प्रतीक है। और अगर यहाँ यह अनुकूलित नहीं है या शायद कन्या राशि के साथ मिलकर अवरुद्ध हो जाता है तो यह बिल्कुल भी सहजता के रूप में प्रकट नहीं हो सकता, या शारीरिक बेचैनी। फिर हम तुला राशि के साथ आगे बढ़ते हैं। तुला वह प्रतीक है जिसके चारों ओर मैं अभी माउस घुमा रहा हूं, और अगर यहाँ यूरेनस का प्रतीक मौजूद है तो तुम्हारी यूरेनस राशि तुला है, और इसका मतलब है कि तुम्हारे जन्म के समय यूरेनस हरे रंग की तुला दिशा में स्थित था, और इसका अर्थ है उज्जवल रूप में सामाजिक बुद्धिमत्ता, शानदार कूटनीति, पल भर में प्यार हो जाना। हाँ, ये सच में पहली नजर का प्यार होता है, और वह भी सिर्फ एक बार नहीं होता। ये हो सकता है, ये इस पर निर्भर करता है कि यूरेनस तुला में किस स्थिति में है। यह तो कई बार हो सकता है, हाँ, और कलात्मक मौलिकता भी होती है,
लेकिन इसकी छाया पक्ष में स्वतंत्रता की चाह के कारण बंधन का डर होता है, क्योंकि यूरेनस स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता का प्रतीक भी है, या फिर अचानक होने वाली जुदाइयां भी हो सकती हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं वृश्चिक राशि के साथ। वृश्चिक यहाँ वह चिन्ह है जहां मैं अभी माउस घुमा रहा हूं, और अगर यूरेनस का चिन्ह यहाँ स्थित है तो तुम्हारी यूरेनस राशि वृश्चिक है। इसका अर्थ यह है कि तुम्हारे जन्म के समय यूरेनस ग्रह वृश्चिक की लाल दिशा में स्थित था, और यह एक महत्वपूर्ण ज्योतिषीय संकेत है। और इसके उज्जवल रूप में इसका अर्थ है मौलिक, खोजी बुद्धिमत्ता और सत्य को पहचानने की गहरी दृष्टि। हाँ, इसे कोई भी आसानी से धोखा नहीं दे सकता। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, वृश्चिक में यूरेनस की सबसे तीव्र और गहराई वाली स्थितियों में से एक है। यहाँ विद्युत जैसी नवीनता भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक गहराई की प्रक्रियाओं से मिलती है। इसका परिणाम एक ऐसी ऊर्जा है जो पुराने को पूरी तरह नष्ट कर सकती है, ताकि एक गहरे चेतना स्तर पर कुछ नया जन्म ले सके। वृश्चिक में यूरेनस गहराई से अचानक नवीनीकरण के लिए भी जाना जाता है। हाँ, और इसकी छाया पक्ष में क्या होता है? इनमें से एक है अचानक अनियंत्रित भावनात्मक विस्फोट। हाँ, वृश्चिक बहुत गहराई और तीव्रता से महसूस करता है, लेकिन अक्सर अपनी भावनाओं को छुपा लेता है। हाँ, यानी वह उन्हें इतनी आसानी से नहीं दिखाता। और अगर यहाँ यूरेनस की स्थिति थोड़ी ज्यादा खराब हो तो एक ही पल में सब कुछ अचानक बाहर फूट सकता है। एक बिजली के झटके की तरह सारे दबे हुए, या शायद हमेशा दबे नहीं, लेकिन फिर भी छुपे हुए भावनाएं बाहर आ जाती हैं। अब हम धनु राशि के साथ आगे बढ़ते हैं। धनु वह चिन्ह है जहां मैं अभी माउस घुमा रहा हूं, और अगर यहाँ यूरेनस का चिन्ह मौजूद है तो यह यूरेनस राशि धनु कहलाती है। और इसका मतलब है कि तुम्हारे जन्म के समय यूरेनस हल्के नीले धनु दिशा में स्थित था। और इसका अर्थ हो सकता है, इनमें से एक अर्थ है दूरदर्शी और प्रगतिशील रचनात्मक शिक्षक, क्रांतिकारी विचारक। वहीं इसकी छाया पक्ष में कट्टर स्वतंत्र विचारक, अचानक जीवन में बदलाव आना शामिल है। ठीक है, अब बारी है मकर राशि की। ये वही चिन्ह है जहां मैं अभी माउस घुमा रहा हूं, और अगर यहां यूरेनस का चिन्ह मौजूद है तो यह यूरेनस राशि मकर कहलाती है। और इसका मतलब है कि तुम्हारे जन्म के समय यूरेनस मकर दिशा में, बैंगनी मकर दिशा में स्थित था। और इसका अर्थ हो सकता है, खासकर इसके उज्जवल रूप में, दीर्घकालिक और दूरदर्शी योजना, परंपरा तथा संरचना में नव प्रवर्तन करता। हाँ, खासकर तब जब सदियों पुरानी जमी जमाई और मजबूत संरचनाओं में कोई नया व्यक्ति आता है जिसके पास मकर राशि में यूरेनस होता है, और वह वास्तव में यहाँ बदलाव लाने में सफल होता है। तो ऐसी कोई चीज जिसमें बहुत से लोग वर्षों तक एक ही बात पर विश्वास करते रहे और उसमें पूरी तरह जमे रहे, वहां ऐसा व्यक्ति सब कुछ बदल सकता है। वहीं इसकी छाया पक्ष में बहुत ठंडी दूरी होती है, बर्फ जैसी ठंड। हाँ, बहुत बहुत ठंड, सचमुच, जिससे सिहरन हो जाती है। ऐसे में आपको विंटर डाउन जैकेट की जरूरत पड़ती है। धीमी प्रगति के कारण निराशा होती है। फिर हम आगे बढ़ते हैं कुंभ राशि के साथ। कुंभ राशि वह चिन्ह है जिसके चारों ओर मैं अभी माउस घुमा रहा हूं, और जब यहाँ यूरेनस का चिन्ह मौजूद हो तो तुम्हारी यूरेनस राशि कुंभ होती है। और इसका मतलब है कि तुम्हारे जन्म के समय यूरेनस बैंगनी कुंभ दिशा में स्थित था। प्रकाशमय रूप में इसका अर्थ है अन्य बातों के अलावा अद्भुत बौद्धिक झलकें। हाँ, ये तो सच में एक असली जीनियस है, क्योंकि यहाँ यूरेनस अपने घर कुंभ में स्थित है। और अगर यह यहाँ अच्छी स्थिति में है तो हाँ, यह निश्चित रूप से एक बहुत ही प्रतिभाशाली व्यक्ति है। अजीबोगरीब मौलिकता। हाँ, वह तब सबका ध्यान आकर्षित करेगा। वह बस पूरी तरह से अलग है, लेकिन बेहद बुद्धिमान है, और हाँ, बिल्कुल एक बहुत ही अजीबोगरीब व्यक्ति है।
हाँ, लेकिन मौलिक मतलब सकारात्मक रूप में, क्रांतिकारी दृष्टि। वहीं इसकी नकारात्मक छाया में अत्यधिक निर्ममता होती है। हाँ, कुछ कुछ मकर राशि की तरह, यहां फिर हाँ, यहां सच में पलकों तक नहीं झपकाएगा ऐसा व्यवहार सामने आ सकता है। अगर किसी के पास ऐसा योग है और वह महसूस करता है तो शायद ठीक है, मैं सच में बहुत ठंडा हूं जैसे भावनाएं, ये मेरे बस की बात नहीं है। हाँ, शायद बिल्कुल वहाँ फिर देखना चाहिए, क्योंकि भावनाएं भी ज़रूरी होती हैं। मतलब इंसान को कुछ ना कुछ महसूस करना चाहिए। हाँ, ये एक ऐसी चीज़ है जिसे ज़रूर अभ्यास में लाना चाहिए, ताकि इंसान ऐसा भी कर सके। अगर उसने खुद को इस तरह काट लिया है या जन्म से ही कम महसूस करता है, क्योंकि हमेशा ऐसा नहीं होता कि कोई कम महसूस करता है क्योंकि वह अवरुद्ध है या उसने ट्रॉमा झेला है, बल्कि कुछ लोग बिल्कुल उनके पास वैसे ही कम भावनात्मक प्रभाव होते हैं और वे बस कम महसूस करते हैं। लेकिन इसे भी खुद में विकसित करने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन हम ये तो वैसे भी फेज 1 में करेंगे, वहां हम इस पर और विस्तार से बात करेंगे। यह बिल्कुल उनके लिए भी है जो कम महसूस करते हैं, क्योंकि फेज 1 और फेज 2 में वहां तो ज्यादा भावनाओं की बात होती है और वहां बौद्धिक लोगों को निश्चित रूप से ज्यादा कठिनाई होगी। हाँ, यह उनके लिए ज्यादा चुनौतीपूर्ण होगा। इसके विपरीत जब हम फेज 3 में बुध मर्क्यूर की ओर बढ़ते हैं, जहां ज्यादा बौद्धिकता की बात होती है, यहाँ निश्चित रूप से सभी बौद्धिक लोग बहुत आनंद लेंगे, जबकि शायद कोई भावुक कर्क या मीन, तो हाँ, फिर यह मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन पूरी तरह से संपूर्ण और पूर्ण होने के लिए सभी हिस्सों की आवश्यकता भी होती है। कम से कम आपको उन्हें एक हद तक अपनाना ही होगा अगर आपको लगता है कि आपके अंदर कुछ कमी है। हाँ, और फिर उसमें घमंडी सनक भी जुड़ जाती है। हाँ, और अब अंत में हमारे मीन राशि वाले, और यह वही चिन्ह है जिस पर मैं अभी माउस घुमा रहा हूं। और अगर यहाँ इस क्षेत्र में यूरेनस का चिन्ह है तो तुम्हारी यूरेनस राशि मीन है, और इसका मतलब है कि तुम्हारे जन्म के समय यूरेनस हल्के नीले मीन दिशा में था। प्रकाशमय रूप में यह आध्यात्मिक रहस्य उद्घाटनों के रूप में प्रकट हो सकता है। हाँ, मीन तो वैसे भी एक सपने देखने वाला है और उसका वैसे भी सहज ज्ञान वाली चीजों से बहुत अच्छा संबंध होता है। लेकिन अगर यहाँ यूरेनस भी इसमें शामिल हो जाए, जो ज्यादा बौद्धिकता और मानसिकता का प्रतीक है, तो आप इसे बेहतर तरीके से एक दूसरे को पूरा कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक सहज ज्ञान में ये तब केवल एक अंतर्ज्ञान या आभास नहीं रहता, बल्कि एक ठोस ज्ञान बन जाता है जिसके लिए व्यक्ति को अभिव्यक्ति और शब्द भी मिल जाते हैं। फिर सपनों से मौलिक विचारों की प्राप्ति होती है। विद्युत संवेदनशीलता, और यहां भी यही बात लागू होती है कि जितना अधिक कोई व्यक्ति जागरूक होता है, जितना अधिक वह अपनी ऊर्जात्मक संरचना पर काम करता है, जितना अधिक स्पष्ट ये विचार भी हो जाते हैं जिन्हें आप सपनों से प्राप्त कर सकते हैं, या सामान्य रूप से रहस्योद्घाटन। और नकारात्मक रूप में अत्यधिक संवेदनशीलता, भावनात्मक अराजकता की स्थिति, भ्रमपूर्ण प्रतिभा। हाँ, जब कोई खुद को जीनियस समझने लगता है जबकि वास्तव में सब कुछ अराजक होता है और कोई स्पष्ट दिशा नहीं होती, उसमें होता है और असल में कोई कुछ समझ ही नहीं पाता या कोई और भी कुछ नहीं समझ पाता। हाँ, लेकिन खुद उस आत्म छवि में इतना फंसा रहता है कि लगता है यह तो गजब है। तो अब हमने एक बार यूरेनस को सभी राशियों में विस्तार से जानने के लिए हर जगह अच्छी तरह से देख लिया है। अगले एपिसोड में हम नेपच्यून को राशियों में देखेंगे और वहां हम देखेंगे कि वह वहां क्या करता है, सभी राशियों में, मतलब, या फिर तुम्हारी राशि में। ठीक है, तो अगली कड़ी तक के लिए अलविदा। तब तक अपना ख्याल रखना। चाओ चाओ।